नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर आज न्यूज पंच में बात होगी पाकिस्तान को लेकर। जी हां, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को इस वक्त अल्टीमेटम दे दिया गया है। एफएटीएफ की तरफ से बयान इस समय सामने आया है और साथ ही कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी गई है ग्रे लिस्ट को लेकर कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकियों को फंडिंग करेंगे। इसके साथ ही और भी तमाम बातें एफएटीएफ ने कही है। क्या कुछ एफएटीएफ की तरफ से कहा गया, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और राष्ट्रपति को कहा है ड्रग लीडर और साथ ही उनके ऊपर लगा दिया है प्रतिबंध। और सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी प्रतिबंध लगाए गए। आखिर कौन है ये राष्ट्रपति जिनके ऊपर प्रतिबंधित जिनको किया गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। साथ ही बताएंगे उस प्रतिबंधन के पीछे की वजह। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, जल्द दौड़ेगी भारत टैक्सी। जी हां, ओला और उबर को टक्कर देने के लिए अब आ रही है भारत टैक्सी। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत होगी, इसकी लॉन्चिंग होगी। कब ये सड़कों पर नजर आने वाली है और कब आप इसका भारत टैक्सी का फायदा ले सकते हैं और सीधे तौर पर किस तरीके से पहुंचेगा इसका फायदा, बताएंगे हर एक अपडेट इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां आतंकवाद फंडिंग को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। दरअसल वैश्विक संस्था है एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग से छूट मिलना बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये बयान ऐसे समय पर आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फंडिंग कर रहे हैं और उनको ये करतूत दुनिया के सामने उनके असली चेहरे को जाहिर भी कर रही है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है और चेतावनी देते हुए इस लिस्ट से उसे बाहर किया गया था। वो भी पाकिस्तान की तरफ से जब कई सारी मन्नतें की गई, गुजारिश की गई, तब उसे इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। इस पूरी खबर पर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एफएटीएफ की पाकिस्तान को वार्निंग। तो जी हां, पाकिस्तान पर एफएटीएफ की तरफ से ये वार्निंग इस समय सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके बाद में एफएटीएफ ने ये वार्निंग इस समय दी है और कहा है कि आतंकवादी ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेरर फंडिंग के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट मिल गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली है। आतंकी धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हुए। तो किस तरीके से डिजिटल का सहारा इस वक्त पाकिस्तान के जरिए लिया जा रहा है। और साथ ही कहा गया कि निगरानी से बचकर अवैध गतिविधियां जो हैं वो जारी हैं। अब भी एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान पर पूरी तरह से नजर है। आतंकियों और अपराधियों की फंडिंग रोकना सीधे तौर पर लक्ष्य है एफएटीएफ का और इसी के मुताबिक सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये चेतावनी या यूं कहे कि वार्निंग दी गई है। और इसके जरिए पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी तो मिल ही चुकी है और आतंकवाद फंडिंग को लेकर एफएटीएफ ने साफ तौर पर इस समय पाकिस्तान को नसीहत दी है। जहां आपको बता दें कि जेईएम ई वॉलेट के जरिए फंड इकट्ठा कर रहा था, जिस पर इस समय एफएटीएफ की नजर है। मसूद अजहर और उसके परिवार के खातों में पैसा जमा हो रहा है। फंडिंग के लिए नए नए हथकंडों का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। हालांकि भारत लगातार इस बात का जिक्र करता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाता रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। और अब एक बार फिर से एफएटीएफ ने ये कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि अगर जिस तरीके से ग्रे लिस्ट से आप बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेरर फंडिंग में आपको छूट मिल गई हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर तो किया गया था, लेकिन अब जब वार्निंग के बाद
क्या अब एक बार फिर से उसे लिस्ट में डाले जाने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, निश्चित तौर पे एफएटीएफ जो है वो काम करती है ऐसे कि उसके सदस्य देश और उसका अपना जो एफएटीएफ की टीम है उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट उनको मिलते हैं। और मैं बताऊं आपको कि पिछले 2 महीने पहले एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में एशिया के बारे में जो उसका जो खंड था, उस खंड में लिखा हुआ था कि कई आतंकवादी संगठन और कई ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले संगठन हैं, वो खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जो वॉलेट जिसको बोलते हैं, वॉलेट के थ्रू अपना लेन देन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अमेजन जैसे जो ऑनलाइन जो खरीद फरोख्त वाले जो पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल से सामान मंगा रहे हैं, जो जिसका उपयोग वो बम बनाने में कर रहे हैं, जिसका उपयोग वो अन्य जो ऐसी जो खतरनाक जो हथियार है उनको असेंबल करने में कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े में आता है, किसी को पता नहीं चलता और वो मिलता है, उसके बाद वो पूरी असेंबलिंग फैक्ट्री चला रहे हैं। और जैसा कि एफएटीएफ को पहले भी ग्रे लिस्ट में आने के पहले एफएटीएफ के पास पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस तरह से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के तहत टेररिज्म की दुकान चला रहा है, और वहां एक जो सेना के प्रत्यक्ष निगरानी में चलता है, या जो एफएटीएफ में शामिल हमारे प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने भी बार बार बताया था एफएटीएफ को कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक उसकी जो जड़ें हैं वो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। और कई बार उसका जो फंडिंग होता है वो फंडिंग बाहर से भी होता है, घरेलू तौर पे भी होता है, जिसका कि सीधे सीधे कई बार लगता है कि वो ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से देखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्निंग आई है एफएटीएफ की तरफ से कि आपको भले ही अक्टूबर 22 में जो दिया गया क्लीन चिट, उस क्लीन चिट में एक तो था कि पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश भी की थी, पाकिस्तान ने कुछ वादे किए थे, ऐसा भी नहीं था कि ऐसे ही उनको दे दिया गया था। पाकिस्तान ने वादे किए थे कि हम अगले साल में ये करेंगे, अगले 2 साल में ये करेंगे, इस तरह की पूरी और लिस्ट बनानी पड़ती है। और इस लिस्ट के हिसाब से उनको थोड़ा सा लिवरेज मिला और एफएटीएफ ने चेतावनी के साथ उस समय भी इनको कहा था कि आपको हम ग्रे लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार निगरानी करते रहेंगे। तो यह जो आज का कल का जो सैटरडे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है एफएटीएफ चीफ का, वो इसी बात की जानकारी देने के लिए है कि हम निगरानी जारी रखे हुए हैं, और आप जब बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ है, आपको क्लीन चिट है। हम फिर से एफएटीएफ के निगरानी सूची में फिर से आपको ग्रीन लिस्ट में डाल सकते हैं। जी। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, क्या यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद पर नकेल कसने की बजाय पाकिस्तान अब डिजिटल रास्तों के जरिए अपना वही पुराना खेल खेल रहा है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान की पूरी जो विदेश नीति है और पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति है, जो पाकिस्तान की सेना की भी जो नीति है, सैन्य नीति भी कह सकते हैं, युद्ध नीति भी कह सकते हैं, इन तीनों में एक बड़ा अवयव यह है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देना, टेररिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखना, और उसके आधार पे जो दुनिया के कुछ देशों के साथ ब्लैकमेलिंग करना, और उससे यह दिखाकर कि वो आतंकवाद को नियंत्रण करने की भी कोशिश करते हैं, इसे लेकर भी दुनिया से मदद देना। तो निश्चित तौर पे ये जो पाकिस्तान का जो दोहरा एक दो मानदंड है, कह सकते कि दोहरा रवैया है, इस रवैये को एफएटीएफ ने एक बार फिर से पर्दाफाश करने की तरफ संकेत दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच चलिए न्यूज़ वन से सीधा रुख करते हैं इस वक्त बिहार के खगड़िया का, जहां पर अमित शाह इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 80% का कमी हुआ है और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया, और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद अब बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार। और भाइयों बहनों, यहां हमारी सरकार को 20 साल हुआ, केंद्र में हमारी सरकार को 11 साल हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर कर दिया, सीधा ट्रांसफर कर दिया। हर गरीब के घर में, हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दी। दीदियों को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। युवाओं का। तो बिहार के खगड़िया में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने सीधे तौर पर आम जन से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इसी के साथ विपक्ष पर भी जमकर हमलावर होते हुए अमित शाह नजर आए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल अब बहुत जल्द ही ओला उबर की जो मोनोपोली है वो खत्म होने वाली है। जी हाँ, ओला उबर की जो मनमानी का खेल है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रही है, जो ओला उबर जैसी निजी कंपनियों को सीधा टक्कर देगी।
दरअसल पिछले कुछ समय में ओला उबर जैसी निजी कंपनियों की मनमानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे मनचाहा किराया लेना, ड्राइवर से किराए का कमीशन लेना, अलग अलग मोबाइल से अलग अलग रेट दिखाने जैसी कई सारी समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। और अब इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए ही ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। जानेंगे सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य और इसका फायदा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जल्द दौड़ेगी भारत टैक्सी। जी हां, बहुत जल्द ही भारत टैक्सी दौड़ने वाली है, सड़कों पर ये नजर आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही ये कैब सर्विस शुरू की जाएगी। अभी तक हम देखते हैं कि ओला और उबर जो निजी कंपनियां हैं उनके जरिए हम इसका फायदा लेते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। सहकारी मॉडल के पर ये पूरी तरह से ये आधारित होगी। अगले महीने यानी कि अगर ये माने तो दिसंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। NEGD ने भारत टैक्सी के साथ ही पूरा हाथ मिलाया है, ये समझौता हुआ है। दिल्ली से इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और दिल्ली के बाद में जैसा भी इसका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद में देश के अन्य शहरों में भी इसका पूरी तरह से विस्तार किया जाएगा। और इस भारत टैक्सी का फायदा सिर्फ यात्री को नहीं होगा बल्कि ड्राइवर को भी इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल सस्ती दरों पर यात्रा करने का अवसर यात्रियों को मिलेगा, साथ ही ड्राइवरों की जो कंपनी के निर्णयों में भागीदारी पूरी तरह से होगी, उनसे बात करके ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे कंपनी के। भारत और साथ ही ड्राइवरों को हर राइड की अब पूरी कमाई मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ओला उबर में 20 से 25% की कमाई कंपनी के नाम पे होती थी, बाकी बचा हुआ ड्राइवर का रहता था। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा। प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे सभी महिला और पुरुष ड्राइवर। उनको इसके साथ ही आपको बता दें कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 15 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, सीधे तौर पर देखिए तो ओला उबर की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भारत टैक्सी लाई जा रही है। इसमें आखिर किन खास नियमों का और प्रावधानों का जिक्र किया गया है, सबसे पहले वो बताइए। बिल्कुल कृतिका, देखिए भारत टैक्सी को लेकर के आने का मकसद क्या है। जिस तरह से जो प्राइवेट टैक्सीज हैं, ओला है, उबर है या रैपिडो आप करते हैं या ऑटो करते हैं, तो उसमें जिस तरह से मनमानी चलती थी, आपने देखा फेयर्स को लेकर के कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर आप एंड्रॉयड से करते हैं तो फेयर 100 आता है, कई बार आपने देखा कि दूसरे फ़ोन से किया तो उसमें पैसा ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं मॉनिटर की जा रही थी। पीक आवर्स का बहाना लगा करके, फेस्टिवल का बहाना लगा करके मनमाने चार्ज किए जा रहे थे, तो उस पर सरकार ने यहां पर नकेल लगाने की कोशिश करी है। यानी इनके कंपैरिजन में सरकार अपनी ये भारत टैक्सी लेकर के जो लॉन्च कर रही है, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो नवंबर में 650 टैक्सीज के साथ शुरू होगा और उसके बाद इसमें महिला ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका बीमा किया जाएगा। और ऐसी इनकी प्लानिंग है कि 2030 तक ये पूरे भारत में इसको फुल फ्लैश चलाएंगे, जहां 1 लाख टैक्सी ड्राइवर जो हैं सड़कों पर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा। सरकार इसमें खुद टैक्सी ड्राइवर को सहमालिक बना रही है, यानी उसको मालिकाना हक दे रही है। इससे पहले ऐसा कहीं नहीं होता था कि उसी की गाड़ी, उसी का पेट्रोल, लेकिन उसको उसका दर नहीं मिलता था जो उचित कीमतें उसे मिलनी थी। सरकार यहाँ कहती है 0% आपसे हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, आपको कोई भी यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं देनी है, यानी जो पैसा आपका आपके सीधे खाते में जाएगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है। पब्लिक का यहाँ पर ओपिनियन लिया जा रहा है कि किस तरह से उनको जो दिक्कतें बीते दिनों में हमने देखा है कि ओला उबर के ड्राइवर ने जो मनमानी करी है, कई बार जो ट्रैवलर्स है वो हरास होता था, तो उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। डायरेक्ट इसका कंट्रोल जो है वो पुलिस है, जो नियर बाय पुलिस होगी उससे जोड़ा जाएगा। जो भी आपको इमरजेंसी कॉल करनी है, कोई भी दिक्कत हो, सीधे आप पुलिस से वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना और एक सहूलियत जो है वो एक स्ट्रेट वे में सही तरीके से जो है वो पब्लिक को देना। और जो पैसा है, जो बढ़ा हुआ पैसा जिस तरह से वो लोग चार्ज करते थे, और अगर उनकी आप शिकायत भी करें तो पैसा रिफंड का भी नहीं आता था। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, एक मॉनिटरिंग करके लाना। और जिस तरह से आप देखिए 5000 जो ड्राइवर हैं वो दिसंबर में फुल फ्लैश जब ये लॉन्च होगा, 4 भाषाओं में इसकी एप्लीकेशन है वो लॉन्च होंगी, गुजरात, हिंदी, इंग्लिश। तो ये जो चीजें धीरे धीरे इसका विस्तार होगा और ये बड़ी पहल है भारत सरकार की कि अब वो भारत टैक्सी के माध्यम से आम जनता के बीच में आएगी, उनको एक अच्छी सुविधा दी जाएगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मुकेश। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां साउथ अमेरिका का देश वेनेजुएला पिछले कई महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप ने जमीनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली।
लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अब डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया तक भी पहुंच गई है। जी हां, अमेरिका ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और तो और अमेरिका ने सिर्फ राष्ट्रपति पेट्रो नहीं बल्कि उनकी पत्नी, बेटे और कोलंबिया के आंतरिक जो मंत्री हैं उन पर भी सेक्शंस लगा दिए हैं। इन सभी अमेरिका में मौजूद संपत्ति फ्रीज कर दी गई और किसी अमेरिकी नागरिक को अब उनसे व्यापार करने की भी इजाजत नहीं है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी सेना कैरिबियन सागर में कथित तौर पर ड्रग्स ढोने वाले जहाजों पर हवाई हमले कर रही है। अमेरिका कहता है कि यह एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन है, जबकि आलोचकों के मुताबिक ये हमले बिना सबूत के ही किए जा रहे हैं। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे टकराव को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैन हुए कोलंबियाई राष्ट्रपति। तो जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बैन लगाया गया है। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर ये प्रतिबंध लगाए हैं और राष्ट्रपति पेट्रो का परिवार OFAC लिस्ट में अब उसे शामिल कर दिया गया है। ड्रग माफिया के तौर पर उनको देखा जा रहा है और ड्रग माफिया पर एक्शन ना लेने पर यह बड़ी कार्रवाई इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से की गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पेट्रो को ड्रग तस्कर भी बता दिया और कहा है कि जो ड्रगों की तस्करी हो रही थी उसमें इनका पूरा हाथ है। दोनों देशों के बीच अब तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोलंबिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि यूएस का ड्रग तस्करी वाली नौकाओं पर जो यूएस ने हमला किया था उनको लेकर के पेट्रो ने अमेरिकी हमलों को हत्याकांड बताया था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही कोलंबियाई राष्ट्रपति की तरफ से पलटवार भी इस समय अमेरिका पर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह पलटवार हुआ है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स की जब्त की है। ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई भी सरकार लड़ रही है और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अमेरिका की मदद भी की है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और एक तरह से अगर हम देखें तो अपनी सफाई कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है कि हम इतने सारे कदम ड्रग तस्करों के खिलाफ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें बैन किया गया है। तो ये सफाई इस समय दी गई है। लेकिन आखिर OFAC लिस्ट आखिर क्या है, जिस लिस्ट में इस वक्त कोलंबिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार को शामिल किया गया है? अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की निगरानी सूची है OFAC लिस्ट, जिसमें आतंकवादी, ड्रग तस्कर और प्रतिबंधित देश इसमें शामिल किए जाते हैं और इसी लिस्ट में इस समय कोलंबिया को भी शामिल किया गया है। इस सूची में शामिलों की संपत्ति, जो यूएस में संपत्ति है, उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है। अमेरिकी नागरिक और कंपनियों के साथ व्यापार को लेकर भी मना किया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शुभेंदु, क्या अमेरिका की तरफ से की गई ये कार्रवाई सिर्फ ड्रग तस्करी के खिलाफ आप इसे देखते हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा भी आपको नजर आता है? शुभेंदु, देखिए कृतिका, जो तनाव है अमेरिका और कोलंबिया के बीच में वो काफ़ी गहरा गया है। अभी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ सैंक्शंस जो अमेरिकी सरकार ने उसने लगा दिए हैं। दो इसमें पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें तो वो इसको ड्रग तस्करी से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति है उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट है जो ड्रग तस्करी होती है। ट्रेडिशनली पिछले काफ़ी दशकों से हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ से जो ड्रग्स, खासकर कोकेन, इसका जो स्मगलिंग होता है अमेरिका में, इसके खिलाफ कार्रवाई चलती रही है। लेकिन जो अक्सर होता रहा है वो ये है कि अमेरिकी सरकार और कोलंबिया सरकार मिलके ड्रग तस्करों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन अब ये पहली बार है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है कोलंबिया के राष्ट्रपति के खिलाफ। कोलंबिया का ये मानना है कि ये एक तरीके से तख्ता पलट करने की जो है तैयारी है अमेरिका की। ये जो सॉवरेनिटी है कोलंबिया की उसको चैलेंज कर रहे हैं। कई हद तक जो वेनेजुएला के साथ में हो रहा है उसी तरीके का जो रिएक्शन कोलंबिया से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो ड्रग का चैलेंज है उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो काफी सख्ती दिखा रहे हैं। जो कैरिबियन सी का एरिया है जो कि लैटिन अमेरिका से लड़ा हुआ, एक तरह से नॉर्थ और लैटिन अमेरिका के बीच में जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर जो लड़ाकू उनके जो विमान हैं, जो उनके वॉरशिप्स हैं अमेरिकी, उन्होंने उसको वहाँ पे पार्क किया हुआ है। और पिछले कुछ हफ्तों में हम जानते हैं कि काफ़ी बोट्स जिनको अमेरिका कहता है कि ये ड्रग तस्करों की नाव हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया है। जबकि कोलंबिया, वेनेजुएला, इन देशों का मानना है कि ये फिशिंग बोट्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरीके से किसी भी वेसल को टारगेट करना
करना जो इंटरनेशनल रूल्स है उसका जी। उल्लंघन है। तो अभी ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे हम इन डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं। जी इसी के साथ ही शुभिंदु, अगर हम देखें तो कोलंबिया के खिलाफ ये जो प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, क्या ये प्रतिबंध सिर्फ शुरुआत के तौर पर हम इसे देखें या फिर अमेरिका आगे आने वाले समय में किसी बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पहला कठोर कदम नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि इससे पहले पिछले दशकों में कोलंबिया की सरकार और अमेरिका की सरकार मिलकर काम करती थी ड्रग तस्करी के खिलाफ। लेकिन जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आए हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है कोलंबिया की सरकार की तरफ, और कोलंबिया की जो सरकार है, खासकर जो राष्ट्रपति पेट्रो है, उनका जो अप्रोच है अमेरिका के खिलाफ वो काफ़ी कॉन्डिसेंडिंग है। इससे पहले फिलिस्तीनी के इशू पे भी ये दोनों लीडर आपस में टकरा चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही जो एड सप्लाई अमेरिका करता था ट्रेडिशनली कोलंबिया को, ट्रंप सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अभी जो सैंक्शंस हैं वो लगाए गए हैं राष्ट्रपति और उनके परिवार और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं कोलंबिया के, उनके खिलाफ, और आगे भी ऐसे सख्त कदम उठा सकते हैं। और जो कोलंबिया है, जैसे मैंने बताया वेनेजुएला भी, वो इन सभी जो कार्रवाई हैं उसको वो तख्ता पलट की तरफ इशारा करते हुए देखते हैं। ये लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स हैं जो कि प्रो अमेरिका नहीं है, तो अमेरिकी सरकार भी इनके अनुसार चाहेगी कि इनको हटाया जाए और कोई अमेरिका फ्रेंडली प्रो अमेरिका रजीम ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभिंदु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज़ मंच में रुक करते हैं हमारी अंत की खबर का, और अब बात छठ महापर्व की, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप लीजिए इस वीडियो का आनंद और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम तो हम तो रखिया के कितना लाग